नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन के बारे में। स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन क्या होता है, क्या हमें एसएमपी, इसे एसएमपी भी कहा जाता है, तो क्या हमें एसएमपी कराना चाहिए या हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए या हमें दोनों कराना चाहिए। तो ये बहुत कॉमन क्वेरी होती है और इसका आंसर देने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि आखिर यह एसएमपी या स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन होता क्या है। तो एसएमपी, जिसे हम ट्राइकोपिगमेंटेशन भी कहते हैं, यह एक ऐसी प्रोसीजर है जिसमें हम छोटे छोटे डॉट्स बनाते हैं। ये एक माइक्रोस्कोपिक पिगमेंटेशन है स्कैल्प का, और जब हम छोटे छोटे डॉट्स बनाते हैं तो हम यह एक कैमोफ्लेज देने की कोशिश करते हैं कि उस एरिया से, उस पॉइंट से बाल उगा है। तो इट इज़ द टेक्निक जहाँ टाइनी डॉट्स एक स्कैटर्ड और डिफ्यूज पैटर्न में भी बनाना इसे ज़रूरी है, क्योंकि हमें एक नेचुरल लुक देना है। हमें स्कैल्प को कलर नहीं करना, हमें यह बताना है कि इस पॉइंट से बाल उगा है या उगने वाला है। तो एसएमपी एक आर्ट है जिससे हम स्कैल्प के ऊपर डेंसिटी ऐड करते हैं। तो अब इसकी इंडिकेशंस क्या क्या है, हमें एसएमपी कब करना चाहिए। तो एसएमपी हमें करना चाहिए यदि कोई पर्सन जो एडवांस ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस में है, मतलब ग्रेड 6 में, ग्रेड 7 में, और वो एक बॉल्ड लुक अपना रखना चाहता है। इवन कई बार कम बॉल्डनेस में भी पर्सन चाहते हैं कि हमें एक ऐसा लुक यूनिफॉर्म दिखे कि हम एक शेव्ड लुक का अपीयरेंस आए और कोई यह भी नहीं कह पाए कि यहाँ बॉल्डनेस है। तो ऐसे समय पर टाइनी डॉट्स यदि हम बनाएंगे तो उनका अपीयरेंस आएगा कि उन्होंने हेड शेव करा हुआ है और उनका बेहतर लुक दिखेगा। दूसरा, जब हमें डेंसिटी बढ़ानी हो, अब डेंसिटी कब बढ़ानी है, इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बालों को, उस व्यक्ति को लंबा रखना जरूरी है। तो फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में जब बाल लंबे रखे ही जाते हैं, या फिर कई बार डिफ्यूज पैटर्न ऑफ एलोपेशिया जिसमें बाल तो हैं लेकिन डेंसिटी कम हो गई है और उस समय ट्रांसप्लांट इंडिकेटेड नहीं है। तीसरा, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जब डोनर लिमिटेड है, एडवांस ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस है, हमने हेयर ट्रांसप्लांट कर दिया लेकिन उस पर्सन को अब और डेंसिटी चाहिए, डोनर अवेलेबल नहीं है, तब भी हेयर ट्रांसप्लांट के 1 साल बाद स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन किया जा सकता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन होता है एसएमपी का, स्कार को कैमोफ्लेज करने के लिए। कौन से स्कार? जब हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है लीनियर स्ट्रिप एक्सिजन सर्जरी के द्वारा, तो डोनर एरिया में पीछे एक लीनियर स्कार बनता है। वहाँ यदि हम डॉट्स बना देंगे छोटे छोटे तो वो स्कार कैमोफ्लेज हो जाएगा। एफयूई में नॉर्मली स्कार्स दिखते नहीं, लेकिन कई बार ओवर हार्वेस्टिंग करी जाती है या टेक्नीशियंस के द्वारा खराब पंचेस का यूज़ किया जाता है, तब बड़े बड़े डॉट्स बन जाते हैं, हाइपोपिगमेंटेड एरिया हो जाता है। वहाँ पर भी यदि हमने एसएमपी किया तो उस डोनर का अपीयरेंस हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और एक और लास्ट इंडिकेशन है स्कैरिंग एलोपेशिया, जिसमें हेयर ट्रांसप्लांट कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। तो एसएमपी या स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन की क्या इंडिकेशंस हैं, इसे समझना बहुत जरूरी है। यदि प्रॉपर इंडिकेशन में एसएमपी किया जाएगा तो वो एक नेचुरल बेहतर लुक देगा। तो यदि अब हम सबसे पहला इंडिकेशन देखते हैं, ये पर्सन बॉल्ड हैं, अब ये चाहते हैं बॉल्ड लुक को ही रखना, लेकिन शेव्ड, बॉल्ड से शेव्ड लुक को रखना, ये बालों को लंबा नहीं रखना चाहते। तो इस समय यदि हमने एसएमपी किया तो आप देखेंगे कितना नेचुरल अपीयरेंस आ रहा है। तो यहाँ क्या करना है, फेस की फ्रेम बनाना है। हेयर लाइन को उस समय यह ध्यान रखना है कि एक नेचुरल हेयर लाइन क्रिएट करी जाए। मतलब जब हम एसएमपी करें तो हेयर लाइन में जो डॉट्स हमें बनाने हैं वो महीन बारीक डॉट्स बनाने हैं, और पीछे जब हम डॉट्स बनाएंगे तो उनके लिए अलग निडल्स का यूज़ करना है। तो इस तरीके से ये आप देखेंगे, ये एक बहुत ही प्रॉपर और बहुत अच्छा एसएमपी किया गया है। अब नेक्स्ट जो इंडिकेशन आप यहाँ देखेंगे, यदि इस तरीके से एसएमपी कर दिया गया तो यह बिल्कुल आर्टिफिशियल और खराब लुक देगा। तो एसएमपी का फायदा होने की बजाय यहाँ
नुकसान हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ बाल तो लंबे रखना चाहता है ये पर्सन, लेकिन अपनी डेंसिटी को इम्प्रूव करना चाहता है। ऐसे समय पर जब एसएमपी किया जाता है तो डेंसिटी को हम बेहतर बना सकते हैं। इसमें हमें जो बाल उगे हुए हैं उनके बीच बीच में बारीक बारीक डॉट्स बनाने होते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, जब हम एसएमपी करें तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि एसएमपी दिखे। हमें एसएमपी को इस आर्ट और इंटेलिजेंस के साथ बनाना है कि एसएमपी करी हुई दिखे नहीं, लेकिन डेंसिटी इम्प्रूव हो जाए। उसी तरीके से हमको इंक और निडल यूज करनी है। यहाँ आप देखेंगे फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में अगेन यहाँ ये जो पार्टिंग लाइन है इसमें एसएमपी किया गया है एंड डेंसिटी इम्प्रूव करी गई है। यहाँ अगेन आप देखेंगे डेंसिटी क्राउन में इम्प्रूव हुई है। तो इस तरीके से हम एसएमपी को काम में लेते हैं। अब आप देखेंगे ये लीनियर स्ट्रिप सर्जरी का स्कार है। कई बार स्कार या तो गलत सूचर को यूज करा गया है या बहुत टेंशन में सूचरिंग करी गई है, और कई बार स्किन की टेंडेंसी ऐसी होती है कि स्कार वाइड हो जाते हैं। और इस समय यदि इस स्कार को हम इसको कैमोफ्लेज करना चाहते हैं तो एसएमपी के माध्यम से ये किया जा सकता है। तो क्या एसएमपी हेयर ट्रांसप्लांट का सब्स्टिट्यूट है? तो ये बिल्कुल भी नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट के अपने इंडिकेशन है, एसएमपी के अपने इंडिकेशन है। एसएमपी हेयर ट्रांसप्लांट का सब्स्टिट्यूट नहीं, लेकिन उसे कॉम्प्लीमेंट कर सकता है। जिस तरीके से मैंने बताया कि यदि बहुत हाई ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस है, हमने ट्रांसप्लांट किया ग्रेड 7 में, और उसके बाद में यदि डेंसिटी को इम्प्रूव करना है तो हेयर ट्रांसप्लांट के 1 साल बाद हम एसएमपी कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, एसएमपी के समय जब हम डेंसिटी बढ़ाने के लिए करते हैं, हमें बालों को लंबा रखना है, तभी स्कैल्प शो रिड्यूस हो पाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये जो पर्सन है, यहाँ बिल्कुल गलत इंडिकेशन में एसएमपी करा गया है। पीछे के बाल लंबे रखे हुए हैं, आगे भी कुछ बाल हैं। अब इस एरिया में यदि डॉट्स क्रिएट कर दिए जाएंगे तो वो कैसा लुक देगा? तो यहाँ क्या करना था सही? यदि अच्छा डोनर है तो पहले आप ट्रांसप्लांट कराइए, और उसके बाद में यदि आपको लगता है कि ट्रांसप्लांट से सफिशिएंट डेंसिटी नहीं आई है, मुझे और डेंसिटी चाहिए। और ऐसा कब होता है? ऐसा होता है जब आपका प्रोफेशन, जैसे आप कोई एक्टर हैं या मॉडल हैं, जब आपको हाईलाइट आपके सिर पे जाती है, स्कैल्प शो होता है, तब आप एसएमपी के माध्यम से अपनी डेंसिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब क्या एसएमपी और टैटू ये सेम है? तो नहीं, एसएमपी अलग चीज़ है। यहाँ माइक्रो पिगमेंटेशन किया जाता है स्कैल्प का, और टैटूइंग में जो हम यूज़ करते हैं इंक और निडल, वो कहीं बड़ी होती है एसएमपी से। तो जो बेसिक डिफरेंस है, एक तो डेप्थ एसएमपी की बहुत कम होती है, ये टॉप मोस्ट लेयर ऑफ स्किन में सीमित रहता है, जबकि टैटू में हम 3 लेयर डीप तक जाते हैं स्किन की। दूसरा, जब भी कोई टैटू कराता है तो वो चाहता है कि वो टैटू अट्रैक्ट करे लोगों को, और एसएमपी में हम क्या चाह रहे हैं? हम कैमोफ्लेज करना चाहते हैं हमारे स्कैल्प शो को। तो हम ये नहीं चाहते कि हमारा एसएमपी दिखे, हम हमारी डेंसिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। इसलिए इसके लिए जो निडल्स यूज़ करी जाती है वो बहुत बारीक निडल्स यूज़ करी जाती है। इंक जो यूज़ करी जाती है वो हेयर कलर के हिसाब से ग्रे ब्लैक बेस की होती है, और टैटू में तो डिफरेंट इंक यूज़ करी जाती है। तो ये कुछ डिफरेंस हैं जो टैटू में और एसएमपी में होते हैं। अब एसएमपी करने के पहले हमें क्या क्या देखना चाहिए पेशेंट का सिलेक्शन करने के समय? तो वो सारी प्रिकॉशंस जो एक माइनर ऑपरेशन में ली जाती है वो एसएमपी में भी ली जाती है। तो सबसे पहले देखना है कि कहीं पेशेंट को कोई एलर्जी तो नहीं, कोई बीमारी तो नहीं, जैसे एपिलेप्सी है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कोई ब्लड बॉर्न डिसीज है जैसे HIV है, ऑस्ट्रेलिया एंटीजन है, कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। तो ये सारी जो नॉर्मल प्रिकॉशंस हमें देखनी चाहिए एक पेशेंट को सिलेक्ट करने के पहले। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है? कब हमें एसएमपी नहीं करना चाहिए? तो यदि पेशेंट के अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, ये सबसे बड़ा कॉन्ट्राइंडिकेशन। जब हम एसएमपी कर रहे हैं तो हमें पेशेंट की प्रॉपर काउंसलिंग करनी चाहिए और उसे बताना चाहिए कि किस तरीके से आपका रिजल्ट आएगा, कितने समय तक ये रहेगा। हो सकता है आपको फॉलोअप करना पड़े, टचअप्स के लिए जाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें पेशेंट को अच्छे से काउंसलिंग करने के बाद ही हमें लेना चाहिए। और पेशेंट के लिए अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है कि एक बार एसएमपी करा दिया और हमारा काम खत्म,
तो वहाँ SMP हमें नहीं करना है। फिर यदि कोई भी इन्फेक्शन के चांसेस है किसी बीमारी की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से, तब भी हमें अवॉइड करना चाहिए। यदि पिगमेंट से ही एलर्जी है तब भी SMP नहीं कर सकते। कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है प्रेगनेंसी के समय, और यदि हमने रिसेंट में हेयर ट्रांसप्लांट किया है, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन 1 साल तक हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट का पूरा रिजल्ट आने में 1 साल लगता है। तो ये कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है। अब क्या स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन रियल दिखता है? सही तरीके से किया गया SMP एक नेचुरल और अच्छा लुक देता है, लेकिन वहीं जैसा मैंने आपको पहले फोटोग्राफ में दिखाया था, गलत तरीके से, गलत इंडिकेशन में यदि हमने SMP किया है तो डेफिनेटली वो बहुत आर्टिफिशियल और खराब लुक देगा। ये मशीन है जिससे हम SMP करते हैं, इंक यूज़ करते हैं। अब SMP की कॉस्ट क्या होती है? ये बड़ा कॉमन प्रश्न है, क्योंकि हर प्रोसीजर की कॉस्ट बहुत मायने रखती है। तो ये डिपेंड करता है आप कहाँ SMP करा रहे हैं, किसी डॉक्टर के यहाँ करा रहे हैं और कौन से एरिया में करा रहे हैं। यदि ऑस्ट्रेलिया और US की बात करें तो वहाँ करीब $1,500 से $2,000 पर सिटिंग SMP के लगते हैं, लेकिन इंडिया में 20,000 से लेके 50-60,000 के बीच में SMP हो जाती है। अब SMP के बाद में हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हमारी स्किन ऑयली है, हमें बहुत ध्यान रखना है कि जिस दिन हम SMP करा के आए उस दिन शैम्पू वॉश करके आए, क्योंकि SMP के बाद में 3 से 4 दिन हमें शैम्पू वॉश नहीं करना है। SMP के बाद में हमें एक्सरसाइज भी अवॉइड करनी है, क्योंकि यदि स्वेटिंग होगी तो कलर जल्दी जाने की संभावना है। परमानेंट एक्सरसाइज अवॉइड करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर अ वीक। तो इनिशियल 7 to 10 डेज लगते हैं पिगमेंट को सेटल होने में। ये 7 से 10 दिन की केयर है, उसके बाद में आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज रिज्यूम कर सकते हैं। स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन के बाद 1 महीने तक हमें मिनॉक्सिडिल भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कई बार मिनॉक्सिडिल अल्कोहल बेस रहते हैं। 90% मिनॉक्सिडिल का जो बेस है वो अल्कोहल रहता है और वो पिगमेंटेशन को फैट कर सकता है। तो 1 मंथ तक हमें मिनॉक्सिडिल को अवॉइड करना चाहिए। क्लोरीनेटेड वाटर है, सॉल्टी वाटर है, स्विमिंग है, ये सब हमें 7 to 10 डेज अवॉइड करना है। तो ये कुछ केयर है SMP की। और अंत में हम बात करेंगे कि क्या SMP गुड ऑप्शन है, गुड आइडिया है? तो यस, प्रॉपरली इंडिकेटेड केस में, जैसे डेंसिटी बढ़ाने के लिए, एक हेयर की, हमारे फेस की फ्रेम बनाने के लिए, या स्कार को कैमोफ्लेज करने के लिए SMP एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। थैंक यू।